अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए अब जो है वो सेल बायोलॉजी का जो है वो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो लास्ट जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था शुरू में कि जो है वो मैं न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज़्यादा लेक्चर चला सकता हूँ, 2 से 3 लेक्चर हो सकते हैं मेरे, ताकि हम जो है वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम जो एमसीक्यू जो है इस टॉपिक से सॉल्व कर सके, क्योंकि इससे निचोड़ निचोड़ के सवाल आते हैं ना, क्योंकि मेन चीज़ है सेल का। तो इससे ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, नॉलेज के लिहाज से भी और एग्जाम के लिहाज से भी। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें न्यूक्लियस की जो डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? ये जो है इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। क्यों कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को? क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये ऐसे समझो कि जैसे घर में एक बड़ा होता है ना, जो पूरे घर को चलाता है, हुक्म देता है ये करो वो करो, पूरे घर को वो जो है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक इसी तरीके से जो सेल का जो बड़ा है वो कौन है? वो न्यूक्लियस है। और इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन आपको वहां मिलेगी जहां क्या होगा, जहां डीएनए प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस के पास जो है वो मेन डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के पास है, तो इसलिए यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन थी, क्लोरोप्लास्ट की भी डबल मेम्ब्रेन थी, क्योंकि उनके पास भी खुद का अपना डीएनए था। तो जहाँ डीएनए वहाँ डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। गोल्गी बॉडी में कोई भी डीएनए नहीं था, तो वहाँ सिंगल मेम्ब्रेन थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिंगल मेम्ब्रेन थी, क्योंकि उनके पास कोई डीएनए वगैरह नहीं था। ठीक है जी, तो इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। ये इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी सेल की जो है वो एक्टिविटीज को, सेलुलर एक्टिविटीज को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या काम करना है, कितना काम करना है, कितना प्रोटीन बनाना है, कितना फैट बनाना है, वो कौन डिसाइड करता है? वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है। और इसकी भी मेन वजह क्या है, क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास डीएनए होता है, बोस मॉलिक्यूल है डीएनए। डीएनए क्या है? बोस मॉलिक्यूल है। जो जो डीएनए डिसाइड करेगा वही चीज बनेगी। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी के ऊपर भी सवाल आते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और डेट भी इसकी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कब इसको डिस्कवर किया गया था? 1831 में। और किसने इसको डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और भी इसके ऊपर अगर हम और डिटेल में जाएं, तो इसकी जो डिस्कवरी की गई थी, मतलब रॉबर्ट हुक ने इसको कहाँ से डिस्कवर किया था? एक प्लांट था जिसका नाम है ऑर्चिड प्लांट। ऑर्चिड प्लांट की जो रूट है, और रूट की जो ऊपर वाली जो लेयर जो होती है, इपिडर्मल सेल्स जो होते हैं रूट की, किसकी रूट की बात कर रहा हूं मैं? ऑर्चिड प्लांट की। तो वहां से इसको डिस्कवर किया गया था। तो मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, जो ऑर्चिड प्लांट है उसकी रूट ली, और रूट की जो ऊपर वाली जो लेयर जो होती है सेल, इपी, इपी का मतलब ही होता है ऊपर। ठीक है, इपीडर्मल, डर्मल हम कहते हैं स्किन को। ठीक है, लेयर को कहते हैं। ऊपर वाली जो लेयर होती है रूट की, वहां से क्या किया था, वहां के सेलों से डिस्कवर किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमें पता है न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट एसेंशियल पार्ट है सेल का। सेल का मोस्ट एसेंशियल पार्ट जो है, मतलब वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर तभी मैंने कहा है कि मैं इसके 2-3 लेक्चर बनाऊं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, इसकी सबसे ज्यादा टर्मिनोलॉजी होती है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा पड़ा होता है। और हमें पता है जेनेटिक मटेरियल के 3-3, 4-4 चैप्टर को हमें जो है इंटर क्लास में पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक ब्रांच अलग से बन गई है, जहां पर हम खाली न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की स्टडी के लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई है। न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। अब न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा, किस में एब्सेंट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि हमारे पास 5 किंगडम है। 5 किंगडम में से सिर्फ एक किंगडम, किंगडम मोनेरा को छोड़कर, किंगडम मोनेरा, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। और इसके पास क्या क्या आते हैं? इसके पास आते हैं बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में क्या क्या रखा गया है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। और ये 2 ऐसे किंगडम है जिनके पास, जिनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। और ऐसे सेलों को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, प्रोकैरियोटिक सेल्स उन सेलों को कहा जाता है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी सारे किंगडम है, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, उन सबके पास न्यूक्लियस होता है। और जिनके पास न्यूक्लियस होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक
सेल। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, बेसिक नॉलेज है। तो अब बैक्टीरिया के पास नहीं होता है और साइनोबैक्टीरिया के पास नहीं होता है, और किसी में नहीं होता, और भी डिटेल नॉलेज आ जाती है। जो आरबीसी है, मेमल्स की आरबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी मेमल्स हैं उनकी जो मैच्योर आरबीसी है, मतलब जो आरबीसी काम कर रही होती है, एक्टिव होती है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछे भाई मछली के सेल में, मछली की सेल की जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस होता है, हाँ उसमें होता है, किसमें नहीं होता? मेमल्स की आरबीसी, मेमल्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और किसमें नहीं होता? प्लांट के अंदर जो स्यू ट्यूब सेल होते हैं, जो कि फ्लोएम के अंदर मौजूद होते हैं, उनमें भी आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, ये भी खोखले होते हैं। ठीक है जी, तो प्लांट सेल में याद रखना, स्यू ट्यूब सेल कहां पर प्रेजेंट होता है? फ्लोएम, और फ्लोएम का हमें पता है ये वो नाली है जो फूड लेकर जाती है ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ठीक है, तो स्यू ट्यूब सेल प्लांट में, वहां पर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं एनिमल्स में बात करूं तो एनिमल्स में भी कौन से? मेमल्स, मेमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। ठीक है, और थोड़ा हम इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम चलते जाएं, इसका स्ट्रक्चर मैं बाद में समझाता हूँ, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हर एक पॉइंट आपका एमसीक्यूज है कि किस तरह से एमसीक्यूज बनेगा। इफ इन अ सेल, अब थोड़ा यहाँ पर थोड़ा चीज देखते हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको कैसे पता चले कि कोई सेल एक्टिव है, कोई सेल डिवाइड कर रहा है, कोई सेल अनएक्टिव है, ये कैसे पता चलता है? ये भी हम न्यूक्लियस से पता लगा सकते हैं। कैसे न्यूक्लियस से पता लगा सकते हैं? अगर न्यूक्लियस में, अगर सेल में, एफ इन अ सेल, अगर सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेल के प्रोटोप्लाज्म से काफी बड़ा है। मिसाल अगर मैं आपको दूं, माने ये सेल है, ये सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और इसका न्यूक्लियस इतने बड़े साइज का है, बहुत बड़े साइज का है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो प्रोटोप्लाज्म के मुकाबले में बहुत बड़ा हो गया, लार्ज हो गया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के लिहाज से न्यूक्लियस जो है वो बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है क्या है? ये सेल एक्टिव है, ये लगातार कंटिन्यूसली एक्टिविटी कर रहा है। अब न्यूक्लियस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस को जेनेटिक इंफॉर्मेशन फैलानी होती है, तो वो जितना बड़ा होगा उतना जो है वो साइटोप्लाज्म के जो है वो करीब करीब दूर दूर वाले हिस्सों पर वो पहुंच जाएगा और वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी फ्लो कर पाएगा। लेकिन अगर छोटा हुआ तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो वहां तक पहुंचने में लेट हो जाती है ना। तो इसलिए एक्टिव सेल क्या करता है? अपने न्यूक्लियस की साइज को बढ़ा देता है, जेनेटिक मटेरियल को खोल देता है। जेनेटिक मटेरियल जितना खोलेगा तो न्यूक्लियस की साइज उतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए एक्टिव सेल का हमेशा न्यूक्लियस आपको साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में आपको बड़ा देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो कोई भी सेल एक्टिव कैसे होता है? जब उसका जो है वो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के मुकाबले में बड़ा हो। दूसरा, न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर। ऐसे मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो है वो जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा हो जाता है। कितना छोटा होता है? मान लीजिए ये सेल है और यहाँ पर न्यूक्लियस इतना सा हो गया, छोटू सा हो गया, बहुत पतला सा हो गया, ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं पिक्नोटिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब इतना छोटा हो गया है कि ये कोई भी अभी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ये थका हुआ है, ऐसे समझो कि कोई भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे सेल को हम कहते हैं डोरमेंट सेल। डोरमेंट सेल का मतलब होता है अनएक्टिव सेल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है छोटा है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसकी बंद है, पैक्ड है। अब जब पैक्ड है तो वो न्यूक्लियस खुद भी क्या हो जाता है? वो छोटा है। अगर खोलेगा तो न्यूक्लियस अपनी साइज बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस की साइज छोटी है, इसका मतलब है जेनेटिक मटेरियल पैक्ड है, बंद है, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं कर रही है साइटोप्लाज्म में। इसलिए सेल क्या है हमारा? अनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इसका डीएनए, इसका न्यूक्लियस, इसका वो है छोटा हो गया है, क्योंकि कोई भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों का अगर वॉल्यूम बड़ा हो जाए, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म भी बढ़ा जाए, मिसाल के तौर पर सेल की साइज भी बढ़ जाए और इसका जो न्यूक्लियस भी बढ़ जाए। यहाँ पर सेल की साइज छोटी है, न्यूक्लियस बड़ा है, यहाँ पर न्यूक्लियस छोटा है, सेल की साइज बड़ी है, और यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस भी बड़ा है तो सेल की साइज भी बड़ी है। ऐसे सेल को हम कहते हैं डिवाइडिंग सेल्स। बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर डबल इन वॉल्यूम। जब ये अपना वॉल्यूम अपना बढ़ा दें तो क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल क्या कर रहा है? सेल डिवीजन कर रहा है, सेल डिवाइडिंग है। ये डिवाइडिंग सेल है, ये सेल खुद को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो अपना न्यूक्लियस भी अपने साइज का बढ़ा रहा है और वो प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ा है, क्योंकि हर चीज को वो डबल कर देता है। हर चीज जाहिर सी बात डबल होगी तो उसका एरिया भी डबल होगा। तो साइटोप्लाज्म का भी एरिया डबल हो जाता है, न्यूक्लियस का एरिया भी डबल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? डिवाइडिंग सेल कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इंट्रोडक्शन था न्यूक्लियस के ऊपर। अब हम आते हैं कि न्यूक्लियस
का जो स्ट्रक्चर्स जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स को बात करने से पहले बेहतर है कि हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर खुद से ड्रा करें। आप भी एक रजिस्टर उठाएं, बुक उठाएं, नोट भी ऐसे लिखते जाएं और जो है वो मेरे साथ आप स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करते जाएं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। माने ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, चलिए मैं सेल मेम्ब्रेन को बड़ा नहीं कर रहा, बस सेल मेम्ब्रेन आपको शो करा रहा हूं। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं। ठीक है, आप भी मेरे साथ बनाते जाइए न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये इसी तरीके से मैं न्यूक्लियस को बनाता हुआ चल रहा हूँ। ये न्यूक्लियस बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देता है। ये इसकी दोनों मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर। ठीक है, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम लेबलिंग भी करते चलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम लेबलिंग भी करते चलते हैं। अब जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, अंदर से भी होती है, बाहर से होती है। मिसाल के तौर पर ये है, क्या है, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर, अगर ये आपको रेड पेन सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको इसी ब्लू से ही लेबलिंग करता हुआ चलता हूँ। ये है आउटर न्यूक्लियर इनवेलप भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पर इनवेलप लिखता हूँ क्योंकि बुक में इनवेलप लिखा हुआ है, आउटर न्यूक्लियर इनवेलप। और ये वाली क्या है, ये वाली, ये जो अंदर की तरफ है, इसको हम क्या कहेंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनर न्यूक्लियर इनवेलप। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख देता हूँ, इसके लिए मैं मेम्ब्रेन लिखता हूँ, उसके लिए मैं इनवेलप लिखता हूँ। दोनों एक ही बात है, आप दोनों कह सकते हो, लेकिन समझने के लिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ये बीच में जो ये गैप है, ये जो बीच में जो ये गैप आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस में जो छेद होते हैं, सुराख होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। यहाँ से आपको बाकायदगी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या आ जाएगा, वो नजर आएगा। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में आपको राइबोसोम्स भी अटैच होंगे, यहाँ पर भी आपको राइबोसोम देखने को अटैच मिलेंगे आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको भी लेबलिंग करते चलते हैं। सपोज ये क्या है, ये क्या है, ये है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो छोटे छोटे दाने हैं, ये है, मुझे पता है, आपको सबको पता है, ये पढ़कर है, ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। ठीक है जी, और ये क्या थी, ये तो सेल मेम्ब्रेन थी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ये सेल मेम्ब्रेन है। मैंने पूरा सेल बनाया नहीं है, बस ऐसे आपको बता रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अब यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर की तरफ एक डेंस इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है। इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर पाई जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर की तरफ। जैसे हम न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर अंदर वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर हमें पहले पहले देखने को मिलती है, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना। ठीक है जी, ये आप लेबलिंग करते जाइए हर एक चीज को। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर लेमिना है, और न्यूक्लियर लेमिना का जो काम होता है वो दोनों मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का, इनको सपोर्ट देने का काम होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है। और क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, जिसको हम क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, ये क्या है, ये मान लेते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है सेल का। और सेल के जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ये क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, जाल की सूरत में प्रेजेंट होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। ठीक है जी, मतलब ये पूरा का पूरा आपका DNA है, धागे की सूरत में पड़ा होता है। और क्या होता है जी, और यहाँ पर एक डेंस स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये 1 से 4 नंबर में भी हो सकते हैं, नंबर वेरी करता है। न्यूक्लियोलस भी होता है सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा पड़ा हुआ है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा पड़ा होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए।
कि जो है वो सेल के अंदर जो है वो इसका जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, ये आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उन डबल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो निकला हुआ नजर आता है। ठीक है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में गैप होता है, छेद होता है, जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक डेंस लेयर होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक टेंस स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। तो ये और क्रोमेटिन नेटवर्क है और भी बहुत कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर हम थोड़ा क्या करेंगे, अब बात करेंगे। डायग्राम तो हमने बना लिया। तो जैसे मैंने कहा, न्यूक्लियस कंटेन डबल मेम्ब्रेन या इनवेलप। एक क्या होती है आउटर न्यूक्लियर इनवेलप, दूसरी क्या होती है इनर न्यूक्लियर इनवेलप। तो न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। ठीक है, इसका काम क्या होता है न्यूक्लियर इनवेलप का या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये अंदर जो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए भरा पड़ा हुआ है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, उसको क्या करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है जी, न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर तकरीबन आपको 1000 से 10,000 तक छेद नजर आते हैं, सुराख नजर आते हैं। उन सुराखों को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर की जो शेप जो होती है वो ऑक्टागोनल भी हो सकती है या फिर सर्कुलर भी हो सकती है। जो छेद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जो छेद है, जो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो छेद बनते कैसे, इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब मुड़ जाती हैं, दोनों आपस में मुड़कर फ्यूज हो जाती है, तब क्या बनता है, तब न्यूक्लियर इनवेलप बन जाता है। देखो यहाँ से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सपोज ये हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में इस तरीके से फ्यूज होगी, इसकी भी दोनों आपस में फ्यूज होगी, तो बीच में क्या बन गया, यहाँ पर एक गैप बन गया, जिसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियर पोर कहा। तो दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से क्या बनता है, न्यूक्लियर पोर बनता है। तो न्यूक्लियर पोर की अगर जो मैं वो शेप की बात करूं तो वो क्या होता है, वो ऑक्टागोनल या फिर सर्कुलर होता है। अब यहाँ पर मजे की बात, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो न्यूक्लियर पोर जो होता है वो अंदर से ऐसे खोखला नहीं होता है, वहां पर एक प्रोटीन सिलेंड्रिकल लाइक एक प्रोटीन इसके अंदर धंसा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एन्युलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्युलस कहते हैं। और एन्युलस के 8 मोनोमर है। सपोज किस तरह से ये दिखाई देता है, मैं अगर यहाँ पर डायग्राम बना दूं, मान लें ये हमारे पास क्या है, ये है न्यूक्लियर पोर। ये क्या है, ये है न्यूक्लियर पोर। इसी के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एन्युलिन प्रोटीन कहते हैं। एन्युलिन प्रोटीन, ये 8 होते हैं इसके, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ठीक है, तो इसे ऑक्टागोनल शेप बनाते हैं। बीच में ये कैविटी है जहां से अंदर चीजें अंदर आती हैं, बाहर जाती है। ये इसका सामने वाला ये वाला व्यूज दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, जैसे इसकी ये जो अंदर वो छोटा छोटा ये देखो ये छेद नजर आ रहा है, ये वाला आपको देख रहे हो, ये छेद है, ये हमारे पास सुराख है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एनोलिन है। और ये क्या है, ये सफेद जो है वो क्या, ये न्यूक्लियर पोर है। तो न्यूक्लियर पोर के अंदर ये वाला जो ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम एनिलिन कहते हैं। और ये जो इसके अंदर सुराख है, यही हमारे पास न्यूक्लियर पोर है, जहां से चीजें अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। इसके सामने वाला व्यूज होता है। ठीक है, तो जो एनिलिन के 8 मोनोमर होते हैं, कितने मोनोमर होते हैं, 8 मोनोमर। तभी हम इसको कहते हैं, ये जो है वो ऑक्टागोनल शेप का दिखाई देता है। 8 मोनोमर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इसको हम ऑक्टागोनल शेप हम क्या कहते हैं, वो दिखाई देता है। फिर से अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं यहाँ से इस वाले जो है वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर को मैं ऐसे यहाँ पर जूम करके ऐसे सामने से करके दिखाऊं, तो ये है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर जो है प्रेजेंट है न्यूक्लियर सॉरी एनिलीन प्रोटीन। एनिलीन प्रोटीन, ये 1 ये 2 ये 3, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा था। चलिए ये मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ कि अगर मैं इसको जूम करके मैं यहाँ पर इसको बना दूं, या यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना दूं, तो ये है न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ये एन्युलिन। इसके अंदर क्या है, ये एन्युलिन। और एन्युलिन कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और बीच में ये जो क्या है, ये कैविटी है। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये एनिलीन इसके अंदर धसा पड़ा हुआ है। ठीक है, 8 इसके मोनोमर
प्रेजेंट होते हैं। तो ये अब भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हम क्या करते हैं, दीवार के अंदर हम क्या लगा देते हैं, दीवार के अंदर हमने छेद लगा दिया और उस छेद में हमने एक पाइप फिक्स कर दिया। ये बिल्कुल भी इसी तरीके से होता है कि जो न्यूक्लियर पोर है उसके अंदर हमने एक सिलेंड्रिकल लाइक प्रोटीन इसके अंदर धसा दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, एन्युलस कहते हैं, एन्युलस। ठीक है जी। अब ये करता क्या है, न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है भैया? अगर न्यूक्लियर पोर के मैं फंक्शन के बारे में बात करूं तो ये क्या करता है, ये आरएनए और प्रोटीन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके दरमियान में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान में, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान में, अगर डायग्राम में यहाँ पर मैं दिखा दूं तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर से, अब यहाँ से सेल के साइटोप्लाज्म से क्या आते हैं, प्रोटीन अंदर आते हैं, और यहाँ से जो है वो डीएनए से आरएनए बनता है। वो आरएनए कहाँ का चला जाता है, वो ऐसे बाहर साइटोप्लाज्म में जा रहा है। तो साइटोप्लाज्म से चीजें अंदर भी आ रही हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोप्लाज्म से चीजें बाहर भी जा रही हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर का यही काम होता है कि वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन और आरएनए की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, किसके दरमियान में, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान में। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। यहां पर मैंने कहा था ना, इनसाइड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज अ लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल। वो डेंस मटेरियल दरअसल क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर हाईली इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको डायग्राम के साथ दिखाया था कि न्यूक्लियर जो लैमिना है ये दरअसल क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब ये क्या है, ये है, सपोज मैं अगर इसको मैं यहाँ पर मैं बना दूं, ये है सेल, ठीक है, और ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस की जो है वो अंदर की तरफ क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल की एक लेयर होती है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जहाँ पर हाईली इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, जो कि क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसका जो काम होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करती है, ये मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। और क्या, न्यूक्लियर प्लाज्म के बारे में बात की थी मैंने, कहा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे सेल का जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड क्या था, मैट्रिक्स था, वैक्यूल्स का फ्लूइड क्या था, सेल सेप था। ठीक इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल भरा पड़ा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ हम इसको भी कहते हैं। इन न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है हमें पता है। ये जो न्यूक्लियर प्लाज्म है, मतलब यहाँ पर जो जेल लाइक मटेरियल भरा पड़ा हुआ है, इस जेल लाइक मटेरियल के अंदर क्या क्या मौजूद होंगे, यहाँ पर आरएनए मौजूद होगा, यहाँ पर डीएनए मौजूद होगा, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होंगे, यहाँ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, और बहुत सारे एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास लाइगेज है, या फिर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन या आरएनए रेप्लिकेशन, आरएनए को बनाने में काम करते हैं, वो सारे के सारे एंजाइम इसी न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियर प्लाज्म ऐसे खाली ऐसे नहीं है कि पानी की तरह, वो जेली लाइक मटेरियल है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डिजोल्व होती है, आरएनए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और एंजाइम वगैरह। ठीक है, और क्या था, और जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज भी थी जिसके ऊपर हमने अभी तक बात नहीं की है, वो क्या है, वो है न्यूक्लियोलस। ठीक है जी। अब न्यूक्लियोलस के ऊपर बात करेंगे। देयर इज अ डेंस बॉडी इनसाइड न्यूक्लियर प्लाज्म सिचुएटेड नियर इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये है सेल। ठीक है जी, और यहाँ पर है ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की हमें पता है दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मैंने इसकी दोनों मेम्ब्रेन यहाँ पर शो करा दी, फिलहाल न्यूक्लियर पोर मैंने शो नहीं करा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नियर द इनर मेम्ब्रेन, मतलब ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर कहीं पर भी मैं बना सकता हूँ, इसके बिल्कुल नियर इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर एक डेंस बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ठीक है, मौजूद होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, न्यूक्लियोलस कहेंगे। तो न्यूक्लियोलस क्या है, एक जो है वो डेंस बॉडी होता है न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर, बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इस पॉइंट को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
इट इज ऑलवेज रिमेन एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ सेट क्रोमोसोम्स। अब इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा इसको सब जो है वो इसको छोड़ो, इसे जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दो, थोड़ा हम डायग्राम के साथ समझते हैं, ठीक है। अब जब हम क्रोमोसोम्स की जो है वो शेप बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स की आर्म बनाते हैं। ये क्रोमोसोम्स की ये एक आर्म है, ठीक है जी। ये क्रोमोसोम्स की दूसरी आर्म है, और इन दोनों आर्म को होल्ड करके रखा होता है यहाँ पर सेंट्रोमियर। क्या होता है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। और ये क्या है, ये आर्म है, इसकी आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की आर्म है ये दोनों। तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स ऐसा होता है बिल्कुल, जिसके पास एक सेंट्रोमियर होती है और दो आर्म होती है क्रोमोसोम्स की। नॉर्मल जो है वो क्रोमोसोम्स क्या होता है, बिल्कुल हमें इसी तरीके से दिखाई देता है। इस सेंट्रोमियर को जो है हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स हमें इसे देखने को मिलता है। अगर फिर से मैं अगर डायग्राम बना दूं, मैंने कहा ये एक क्रोमोसोम की आर्म है, ठीक है, ये दूसरे क्रोमोसोम्स की आर्म है, बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है जो दोनों आर्म को होल्ड करके रखा होता है। तो एक नॉर्मल क्रोमोसोम जैसे देखने को मिलता है, ये सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर को मैंने दूसरा नाम क्या कहा, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम से क्रोमोसोम्स की आर्म है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स थोड़े अलग टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, सपोज ये क्रोमोसोम्स की ये एक आर्म, ये क्रोमोसोम्स की ये दूसरी आर्म, और यहां पर क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। ये क्या है, यहां पर सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये क्या है, ये आर्म है क्रोमोसोम्स की। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक और सेंट्रोमियर होता है, एक और दूसरा सेंट्रोमियर होता है। इस सेंट्रोमियर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। भाई प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो हमने सेंट्रोमियर को कहा, ठीक है। एक और भी क्या होता है, यहां पर एक और भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक और सेंट्रोमियर होता है जिसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और इसके बिल्कुल नीचे एक और स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेट कहते हैं या सेटेलाइट कहते हैं। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेट या फिर सेटेलाइट भी कहा जाता है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेट क्रोमोसोम्स वो होगा जहां पर क्या होगा, इस तरह से एक कैप मौजूद होगी, सेट मौजूद होगा, प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मौजूद होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब होता है क्या कि ये जो हमें पता है क्रोमोसोम्स की आर्म है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ से जेनेटिक मटेरियल भरा पड़ा हुआ है, डीएनए है, ठीक है। क्या होता है, डीएनए होता है। अब होता है क्या कि यहाँ से डीएनए निकलकर बाहर चला जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से, सेट से, यहाँ से डीएनए बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ से डीएनए बाहर निकल जाता है और यहाँ पर खुल जाता है, ठीक है। और जहां से जब डीएनए यहाँ पर खुल जाता है तो यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ डीएनए आरएनए को बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर इस तरीके से आरएनए बनना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, आरएनए बनता है, ठीक है। और वहां से साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियर पोर्ट से प्रोटीन भी आते हैं, और वो प्रोटीन भी क्या हो जाते हैं, वो प्रोटीन भी यहाँ पर जमा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये रेड रेड स्ट्रक्चर क्या है, ये रेड रेड प्रोटीन है, और ब्लू ब्लू जो है वो क्या है, वो डीएनए और आरएनए, क्योंकि डीएनए यहाँ से निकला हुआ है तो डीएनए का हिस्सा भी है, और डीएनए से आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर आरएनए भी मौजूद है। और ये क्या बन गया है, ये बन गया है न्यूक्लियोलस। ये क्या बन गया है, ये बन गया है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस ऐसे बनता है, जहां सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होगा वहां पर हमारे पास न्यूक्लियोलस मौजूद होगा। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऐसा सेट क्रोमोसोम्स, जहां सेट क्रोमोसोम्स होगा वहां पर न्यूक्लियोलस बनता है, वहां पर है। नॉर्मल क्रोमोसोम्स में कहीं पर भी आपको साइड में न्यूक्लियोलस देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो सेट क्रोमोसोम्स होता है जिसके पास दो सेंट्रोमियर होते हैं, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, और वहां पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेट कहते हैं, टर्बाइन भी कहते हैं,
ठीक है, वहां पर जो मौजूद होगा वहां पर डीएनए निकलेगा और डीएनए से आरएनए बनेगा और बाहर से प्रोटीन उस आरएनए के अंदर जमा होते जाएंगे और इसी तरीके से एक डेंस स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है कि इट इज ऑलवेज रिमेन एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ सेट क्रोमोसोम्स, के न्यूक्लियस को हमेशा किसके साथ देखा गया है, जहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है सेट क्रोमोसोम्स का, वहां पर ये देखने को मिलता है। और ऐसे क्रोमोसोम्स को, ऐसे सेट क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, नॉर कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, मतलब वो जगह जो जो या ऐसा क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस को बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। और ये सेट क्रोमोसोम्स जहां पर होगा, जहां सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होगा वहां पर टर्बेंट होगा, और टर्बेंट है तो वो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। वहां से डीएनए निकलकर क्या करता है, आरएनए को बनाता है, और आरएनए से क्या बन जाता है, आरएनए और जो है वो प्रोटीन यहाँ पर जमा हो जाते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, फिर न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये न्यूक्लियस की कहानी है कि न्यूक्लियस हवा से नहीं टपकता है, न्यूक्लियस ऐसे बनता है, जहां सेट क्रोमोसोम्स होगा वहां पर न्यूक्लियस बनेगा, जहां सेट क्रोमोसोम्स होगा, ये जो मैंने आपको डायग्राम जो बनाकर जो दिखाया ना, इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो है वो क्या बन जाता है, यहाँ पर वो न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है जी। अब न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म से प्रोटीन यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं, डीएनए है इसके अंदर, और डीएनए से रेप्लिकेशन, डीएनए से क्या बन रहा है, यहाँ पर आरएनए बन रहा है। तो केमिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटीन मौजूद है जो कि बाहर जो है साइटोप्लाज्म से आ रहा है न्यूक्लियर पोर के थ्रू, और आरएनए है, आरएनए कहाँ से आया, ये जो डीएनए यहाँ से निकल गया था, और डीएनए किस में चेंज हो गया था, आरएनए में चेंज हो गया था, और डीएनए में भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो नोट करने वाली है, क्योंकि हमें पता है आरएनए के 3 टाइप होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। तो यहाँ पर कौन सा आरएनए होगा, न्यूक्लियस में जो आरएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या कर रहा है, यहाँ हम ये कहेंगे सेल के अंदर क्या कर रहा है, असल में न्यूक्लियस को हम कहते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम्स को बनाता है। हमें पता है राइबोसोम्स किस चीज से मिलकर बने होते हैं, राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक क्या है प्रोटीन और दूसरा क्या है आरएनए। तो ये दोनों चीजें हमें पता है न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास आरआरएनए और प्रोटीन भी है। प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, बाहर से साइटोप्लाज्म में आ रहा है, ठीक है, अंदर न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। तो न्यूक्लियस फिर क्या करता है, इसी प्रोटीन और आरएनए को जोड़कर क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम की छोटी यूनिट, राइबोसोम की बड़ी यूनिट्स को ये क्या करता है, वो बनाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स और उसके हर एक हिस्से का फंक्शंस और उसका इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है, थोड़ा और नॉलेज के लिए, बस मैं ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद मेरा लेक्चर यहाँ खत्म हो जाएगा। मुझे पता है आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया। एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट, ठीक है, ये आपके लिए ऐसे समझो कि एमडीकिट के हवाले से और भी जो मुख्तलिफ जो एमडीकिट के हवाले से तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जब सेल डिवीजन होती है हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है फिर दोबारा आ जाती है। तो किस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो सेल डिवीजन के किस स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है और फिर दोबारा आ जाती है। हमें पता है जो सेल डिवीजन होता है उसमें कितने स्टेज होते हैं, एक तो प्रोफेस होता है, प्रोफेस, ठीक है, मेटाफेस होता है, दूसरा जो फेस होता है वो मेटाफेस है, तीसरा एनाफेस है, ठीक है, एनाफेस, यहाँ पर आप ए लगा दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जो फेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, टीलोफेस। तो ये 4 फेस होते हैं, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। तो सेल डिवीजन के ये 4 फेस होते हैं। तो किस फेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी और किस फेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो गायब हो जाता है किस स्टेज के दौरान, ठीक है, लेट प्रोफेस में, मतलब प्रोफेस में, प्रोफेस के भी आखिर में, लेट का मतलब होता है आखिर, प्रोफेस का जब आखिरी मरहला चल रहा होगा तब क्या हो जाती है, तब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन, इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती हैं। और गायब होकर कहाँ जाती हैं, ये मैंने आपको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में बताया था कि वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का हिस्सा बन जाती है।
ठीक है। अब गायब होगी दोबारा, जब जो न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है तो फिर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, तो किस फेस में आ जाती है, तो टीलोफेज स्टेज में दोबारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, टीलोफेज के भी आखिर में, लेट टीलोफेज में, ठीक है। तो लेट टीलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाती है, रीअपियर हो जाती है, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ अ सेल हैज मोर देन वन न्यूक्लियाई, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाए, सपोज ये एक सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस इसके अंदर आ गए, ऐसे सेल को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। या ऐसी कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो, मतलब बहुत सारे वहां पर एक से ज्यादा जो है वो न्यूक्लियस आ जाते हैं। अब ये एक से ज्यादा जो न्यूक्लियस आते हैं, इसकी दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन की वजह से ही दो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस में अराइज बाय टू मेथड्स, मतलब दो तरीके से ही जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस पैदा होती है सेल के अंदर, और वो दोनों कौन सी है। सबसे पहले जो है जिसको हम कहते हैं सिनसाइजियम कंडीशन, सिनसाइजियम, ठीक है, सिनसाइजियम कंडीशन। अब सिनसाइजियम कंडीशन ये क्या होती है, इट अकर्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेल्स, सपोज कैसे, ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल है, उसका न्यूक्लियस, ये तीसरा सेल है, उसका न्यूक्लियस, ये चौथा सेल है, उसका न्यूक्लियस, ये पांचवा सेल है, इसका न्यूक्लियस, ये छठा सेल है, इसके न्यूक्लियस। सपोज मैंने क्या बना दिए, मैंने यहाँ पर सेल बना दिए। अब ये 6 के 6 सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक बड़े सेल को बना देते हैं, बड़ा सेल बन जाता है। लेकिन इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते, न्यूक्लियस ऐसे कैसे रह जाते हैं। तो सेल तो एक हो गया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, न्यूक्लियस अभी 6 के 6 न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिनसाइजियम कंडीशन। ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, लेकिन ये कैसे बनी, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे कंडीशन बनी, ये जो है वो जब 2 या 3 या 4 या 5 या मुख्तलिफ सेल आपस में मिलते हैं और सेल फ्यूज हो जाते हैं लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो पाते, तो सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनसाइजियम कंडीशन, ठीक है। सिनसाइजियम कंडीशन कैसे पैदा होती है सेल के अंदर, ये भी एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। इसमें होता है क्या, जब सेल आपस में फ्यूज होते हैं लेकिन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते, ठीक है। दूसरी है सिनोसाइटिक कंडीशन, ये आपको जो है ना फंजाई की हाइफी में देखने को मिलती है, सिनोसाइटिक कंडीशन। इसमें क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई सेवरल टाइम। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेल है, ठीक है जी, इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिवाइड किया, दो न्यूक्लियस बन गए, फिर डिवाइड किया, ठीक है, इसने भी डिवाइड किया, इसने भी डिवाइड किया, कितने न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गया। इसी तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल के अंदर न्यूक्लियस खुद को डिवाइड कर रहा है लेकिन सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन नहीं हो रही है, केरियोकाइनेसिस हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस ने डिवाइड किए, डिवीजन की, लेकिन सेल ने डिवीजन नहीं की, तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशंस कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस सेवरल टाइम, बहुत सारे जो है वो, मतलब हर बार में जो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है लेकिन जो है वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसी तरीके से न्यूक्लियस का नंबर बढ़ रहा है, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा जो पहला लेक्चर न्यूक्लियस के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला लेक्चर भी शायद मेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और उसका नेक्स्ट वाला लेक्चर भी देखते हैं, छोटा होगा वो इंशाल्लाह। बस 3 लेक्चर चलाएंगे न्यूक्लियस के ऊपर। थैंक यू सो मच।